हेलो बच्चों, फिजिक्स चूरमा पे आपका स्वागत है। जहां पे फिजिक्स है इतनी सिंपल जितनी की चूरमा। आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल के लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, स्लोप कब जीरो होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीख ली। तो आज हम आगे बढ़ेंगे ग्राफ इक्वेशन एंड ग्राफ। इक्वेशन और ग्राफ के बारे में हम जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली इक्वेशन हमारे पास, जो पहली इक्वेशन है बच्चों, वो है मान लो y इज इक्वल टू एक्स और हमें ग्राफ बनाना हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच के अंदर एक टेबल बनी होती है। एक तो मैं टेबल बनाऊं ओवर और रन की, और एक मैं ओवर और रन का रन वर्सेस ओवर ग्राफ बनाऊं। तो आप क्लियरली उस ग्राफ से बता दोगे कि इस ओवर में इतने रन बने हैं। यानी कि ग्राफ से विजुअलाइजेशन हाई होती है, चीजों को समझना आसान होता है, इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी होती है। बच्चों, ग्राफ के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, दो टर्म्स होती है। ये जो एक्सिस है और एक ये जो एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर लिया जाता है वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट हो, और वाई एक्सिस पे वो लिया जाता है वेरिएबल जो डिपेंडेंट हो। जैसे क्रिकेट मैच है, उसमें जो रन है वो ओवर्स पे डिपेंड करेंगे। ओवर्स होंगे तो रन बनेंगे, यानी कि रन चेंज होंगे। बट ओवर्स रन्स पे डिपेंड नहीं होता, यानी कि रन्स बनेंगे तो ओवर होंगे, ये नहीं होता। ओवर्स होंगे तो रन चेंज होगा। मतलब रन डिपेंड करता है ओवर्स पे, और ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो रन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे लिया जाता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बच्चों वो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। तो अपने पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक टेबल बनाई। मैंने कहा कि ये y है, ये x है। मैंने कहा x0 तो x0 तो y भी 0। मैंने कहा x1 तो मैंने कहा ये y भी 1। मैंने कहा x2 तो y भी 2। मैंने कहा x-1 तो y भी -1। तो हमने ग्राफ बनाया यहां y और यहां x। तो ये 0 तो ये 0, ये 1 तो y भी आपका 1, ये 2 तो y भी आपका 2, इसी तरह ये 3 तो ये भी आपका 3। इनको मिला दीजिए, ग्राफ आ गया आपका स्ट्रेट लाइन। यानी y इज इक्वल टू जो x है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब आपको पता है ये y है और ये x है। तो मुझे पता है यहां पर y बाय एक्स तो आपका tan थीटा होने वाला है, और जो क्या होगा, स्लोप होगा। बट यहां पर y बाय एक्स करोगे तो 1 आया। इसका मतलब यहां पे स्लोप 1 है। तो आप कह सकते हो y बाय एक्स इज इक्वल टू स्लोप है, उसको मैंने नाम दे दिया m। तो y इज इक्वल टू mx। बट ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन तो ओरिजिन को कट कर रही है, यानी कि y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रही है। तो मैंने लिख दिया इसको 0। यदि ये कहीं और कट कर रही होती तो मैं इक्वेशन बनाता y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बच्चों। यहां पर जो m है ना वो तो है स्लोप, वो तो क्या है, स्लोप। और ये जो c है ना ये y इंटरसेप्ट है। मैं आपको एक बार और बताता हूं। देखिए यहां पे क्या है। मैंने कहा बच्चों y इज इक्वल टू x, इसका ग्राफ बनाइए। तो हमारा ग्राफ मैंने बताया अभी ऐसे आया, और हमें पता है y बाय एक्स बराबर होता है tan थीटा स्लोप। मैंने इसको m बोल दिया। और यहां y बाय एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, y बाय एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, y बाय एक्स इज इक्वल टू 1। पर जो y बाय एक्स होता क्या है, स्लोप होता है। यानी कि यहां स्लोप आना चाहिए, और y बराबर क्या आया, mx आया।
बट ये लाइन तो ओरिजिन से कट कर रही है, यानी कि ये जो आपकी लाइन है ये तो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रही है, तो ये ओरिजिन पे कट कर रही है तो यहां कुछ नहीं है, जीरो है। बट यदि कहीं और कट कर रही होती या वाई को प्लस कट कर रही होती या माइनस कट कर रही होती तो मैंने यहां लिख दिया प्लस माइनस सी, यानी y is equal to mx plus minus c. This is the equation of straight line where m is the slope, slope का मतलब tan theta, and c is the y intersect, कि वो लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है। मैं आपको कहूं कि y बराबर बच्चों है √3x, मैं आपको कहूं y बराबर है बच्चों √3x -2, और मैं कहूं कि लाइन बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए, y एक्स ग्राफ बनाइए, तो मुझे पता है स्लोप है √3, स्लोप होता है tan थीटा, यानी कि थीटा आपका आ गया 60 डिग्री और y इंटरसेक्ट कितना है -2, और स्लोप कितना है आपका 60 डिग्री। तो यानी कि यहां मुझे लाइन बनानी पड़ेगी जो y इंटरसेक्ट को तो -2 पे कट करे, और जो स्लोप है यानी कि जो थीटा है x एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना बने 60 डिग्री। तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू √3x -2। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c, वेयर m इज द स्लोप का मतलब tan थीटा जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज, एंड c इज द y इंटरसेक्ट, वो लाइन y को कहां कट कर रही है, बच्चों अगली जो इक्वेशन है वो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। अगली जो इक्वेशन है वो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। आपसे कोई पूछे कि y और 1/x का ग्राफ बनाइए, और मैं कहूं y इज इक्वल टू 1/x है, मैं कहूं बच्चों y इज इक्वल टू 1/x है, तो हमें ग्राफ बनाते टाइम क्या देखना है, ये कोऑर्डिनेट है 1/x और y, कोऑर्डिनेट की पावर देखनी है इक्वेशन में, इस 1/x की पावर इक्वेशन में 1 है और इस y की भी इक्वेशन में पावर कितनी है 1। जब दोनों कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में पावर इक्वल हो तो बच्चों ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, यानी ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन में पावर इक्वल हो, कोऑर्डिनेट की बच्चों इक्वेशन में पावर इक्वल हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम बात कर रहे हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, और ग्राफ बनाइए yx, yx मैंने कहा सही है, yx ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने बनाई एक टेबल, यहां y यहां x। मैंने कहा बच्चों x 0 है, तो x 0 होगा तो y तो हो गया इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। मैंने कहा x 1 है, तो x 1 है तो बच्चों y भी 1 हो गया। मैंने कहा x 10 है, x 10 है तो y हो गया 0.1। अब आते हैं x 0 तो y इनफाइनाइट, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। x 1 तो y भी 1, तो यानी कि ये पॉइंट आ गया। x 10 मान लो 10 यहां, तो y बहुत ही छोटा, ये आ गया। इनको मिलाया तो ग्राफ बना कुछ ऐसा, इसको मिलाया तो ग्राफ कुछ बना ऐसा, और मैंने कहा x इनफाइनाइट तो y बराबर 0, 1/infinity 0, मतलब जब x इंफिनिटी होगा तो y 0 होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप, यानी कि जो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x होता है तो बच्चों ग्राफ बनता है हाइपरबोलिक y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। मतलब ये तो गारंटी है कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट की पावर इसको लिख सकते हो x की पावर -1, एक कोऑर्डिनेट की पावर माइनस हो और एक कोऑर्डिनेट की पावर पॉजिटिव हो, एक कोऑर्डिनेट की पावर माइनस हो बच्चों
और एक कोऑर्डिनेट की पावर क्या प्लस हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही ग्राफ बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही ग्राफ बनेगा। ये आप एक बॉक्स में डाल के लिख लीजिए। यदि एक कोऑर्डिनेट की पावर नेगेटिव है और एक कोऑर्डिनेट की पावर पॉजिटिव है तो बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा, उस जैसा ही शेप बनेगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक और ग्राफ बोल रहा हूं और इसी में बनाना है। मैंने कहा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। मैं ठीक है ग्राफ इसकी टेबल बना लेते हैं और फिर यही ग्राफ को मैं समझा दूंगा। मैंने कहा यहां x है, यहां y है। यदि x 0 तो y इनफाइनाइट, x 0 तो y बच्चों इनफाइनाइट, x 0 तो y बच्चों इनफाइनाइट। मैंने कहा x 1 तो y 1, मैंने कहा x 1 तो y 1, मैंने कहा x 10 तो x 10 तो y आएगा 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 0.01। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां तक चीज y x 1 है तो y 1, यहां भी x 1 तो y 1, तो ये तो कॉमन आया, ये तो कॉमन आया। बट y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x में x 10 है तो y 0.1 है, x 10 है तो y 0.1 है। बट y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर में x 10 है तो y 0.01 है। मतलब x 10 पे दूसरे केस में y और भी छोटा आएगा, मतलब ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इसको आप ध्यान से देखिए, जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है तो ग्राफ ऊपर है और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है तो ग्राफ नीचे है। यानी कि x की पावर बढ़ेगी, इनवर्सली वाली पावर बढ़ेगी तो वो ग्राफ, वो कर्व उस एक्सिस के नजदीक आता है। यानी कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x क्यूब होता तो ये ग्राफ और भी नीचे आता, और भी नीचे आता। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब बच्चों क्या है, यदि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का ग्राफ ये है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का ग्राफ यदि बच्चों ये है तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर का ये होगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x क्यूब का ये होगा और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x4 का ये होगा। यानी इनवर्सली की पावर बढ़ती जाएगी, वो ग्राफ, वो कर्व उस एक्सिस के नजदीक आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा। एक बात मैं और समझाना चाहूंगा, देखो यहां मैंने कहा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x एक और एक कहा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। अब मैं जब टेबल बनाऊंगा बच्चों, यहां y है, यहां x है, तो 1 पे तो 1 पे तो बच्चों 1, मैंने x को किया 0.1, x को किया 0.1 तो y आया बच्चों 10। और मैंने यहां इस टेबल में बच्चों y और x को किया x1 तो y1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब मैंने x कर दिया 0.1 तो बच्चों y आया 100। अब ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखना। 1 तो कॉमन है, 1 तो दोनों में कॉमन है, 1 है, ये तो दोनों में कॉमन है। अब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x में बच्चों x को करो 0.1, मान लो x 0.1 है और यहां पर y आपका 10 है तो ये ग्राफ बना, ये यानी कि ये ग्राफ बना दिया मैंने, ये बना दिया। अब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x में ध्यान से देखो, जब x 0.1 है तो बच्चों y 100 है, x 0.1 है तो y दूसरे में 100 है, मतलब ऊपर। तो ये ग्राफ बनो बच्चों, ये यानी कि ये ग्राफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर का है और ये ग्राफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का है। मतलब इनवर्सली वाले की जब पावर बढ़ती है, इनवर्सली वाले की जब पावर बढ़ती है तो वो उस एक्सिस के नजदीक आती है, बट जो बची हुई एक्सिस है उससे दूर जाती है। मतलब ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है और ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है, और ये नीचे देखो, जब नीचे आएगी ना तो ये x के नजदीक हो जाएगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर वाला, और ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x वाला ये दूर हो जाएगा, ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है। तो बच्चों ये ग्राफ भर भर के यूज होंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। वहां एडियाबैटिक प्रोसेस आएगी, वहां आइसोथर्मल आएगी। जब ये चीजें पढ़ेंगे तो मैं यही चीजें वहां यूज करने वाला हूं। यदि आपको ये चीज क्लियर हुई है तो
तो बच्चों एक बार फिजिक्स चूरमा को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब है बच्चों y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। बच्चों मैं आपको कहूं कि ग्राफ बनाइए y और x स्क्वायर का, ग्राफ बनाइए y और x स्क्वायर का। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ग्राफ आए तो आप कोऑर्डिनेट की पावर देखो इक्वेशन में, ये कोऑर्डिनेट x स्क्वायर है, ये कोऑर्डिनेट बच्चों y है, तो x स्क्वायर की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। जब दोनों की पावर सेम हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि y और x स्क्वायर के बीच में ग्राफ, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बट मैंने यहां ये पूछा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है और बच्चों y और x का ग्राफ बनाइए, यानी कि अब की बार यहां x स्क्वायर नहीं है, यहां x है। तो आपने कहा सर कोई मुश्किल नहीं है, हम टेबल बना लेंगे और चीज को सोल्व कर लेंगे। हाँ सही है, ये y जो x स्क्वायर है और यहाँ x, मैंने कहा x 0 तो आप बोले सर y भी 0, मैंने कहा x 1 तो आप बोले y भी 1, मैंने कहा x -1 तो आप बोले y फिर भी 1, मैंने कहा x +2 तो आप बोले y 4, आप बोले 4, मैंने कहा x -2 आप बोले फिर भी 4, मैंने कहा x +3 तो आप बोले 9, मैंने कहा x -3 क्योंकि -3 का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों 9 होता है। तो ये बनकर टेबल तैयार हो गई। अब मैंने क्या किया, 0 तो 0 ये पॉइंट आ गया, +1 ये पॉइंट आ गया 4, -1 तो ये पॉइंट आ गया 4, यानी एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, फिर +2 तो ये पॉइंट आ गया आपका +2 के ऊपर +4, +2 के ऊपर +4, फिर मैंने कहा -2 तो -2 के ऊपर फिर +4 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, इनको मिलाओगे तो ये शेप जो होती है कटोरे जैसी, इसे बोलते हैं पैराबोलिक शेप, इसे बोलते हैं पैराबोलिक शेप। बच्चों इक्वेशन में दोनों की पावर पॉजिटिव हो, दोनों कोऑर्डिनेट की पावर पॉजिटिव हो और एक की पावर कम, एक कोऑर्डिनेट की पावर ज्यादा हो तो पैराबोला उसी की तरफ खुलता है, ये कटोरा उसी की तरफ खुलता है जिसकी पावर कम है। जैसे y की पावर 1 है बच्चों और x की पावर 2 है, तो ये कटोरा खुलेगा y की तरफ, तो ये पैराबोला खुल गया y की तरफ। एक्चुअल में पैराबोला की इक्वेशन होती है y = x² + c। ये +- क्या है सर, ये y इंटरसेक्ट है कि एक तरफ y को कहां कट करेगी, तो यहां तो ये इंटरसेक्ट वाला 0 था इसलिए 0 पे कट किया। जैसे मैं आपको बोल दूं y = x² + 4 ग्राफ बनाइए, तो बच्चों आपको पता है एक की पावर कम है और एक की पावर ज्यादा है, तो पैराबोला तो y की तरफ ही खुलेगा। बट सर जो y इंटरसेक्ट है वो 4 है, तो मतलब y को ये 4 पे कट करेगा और फिर आप पैराबोला खोल दोगे ऊपर की तरफ, ये ग्राफ बन गया। यदि मैं आपको कहूं कि y = x² -5 है, -5 है, तो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो बच्चों पैराबोला तो y की तरफ ही खुलेगा। बट अब की बार y इंटरसेक्ट -5 है, तो यानी कि ये -5 हुआ, तो ऐसे ऊपर की तरफ खोल दो, ये आपका पैराबोला बन गया। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ आ गई होगी कि पैराबोला ग्राफ तब बनता है जब एक इक्वेशन में एक कोऑर्डिनेट की पावर कम हो और एक कोऑर्डिनेट की पावर ज्यादा हो, तो पैराबोला हमेशा खुलता है। जिस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में पावर कम होती है, जिस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में पावर बच्चों कम होती है, तो पैराबोला उसी की तरफ खुलता है। फॉर एग्जाम्पल अगला क्या है, मैं आपको बच्चों कह दूं -1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x²। अब बच्चों -1 की पावर तो 1 है और x की पावर 2 है,
इसका मतलब क्या है बच्चों, ये y ये x की 2 और माइनस y की 1 है, इसका मतलब पैराबोला तो खुलेगा, बट उसकी तरफ जिसकी पावर कम है, और पावर कम है माइनस y की, इसका मतलब ये पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा, माइनस y की तरफ। पैराबोला बच्चों उसी की तरफ खुलता है जिस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में पावर कम होती है, पैराबोला उसी तरफ खुलता है, पैराबोला उसी तरफ खुलता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जैसे मैं आपको बोल दूं बेटा, जैसे मैं आपको बोल दूं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों y स्क्वायर है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर, अब y की पावर 2 है, x की पावर क्या है बच्चों 1 है, इसका मतलब अब की बार जो पैराबोला है वो x की तरफ खुलेगा, वो x की तरफ खुलेगा, और यहां प्लस माइनस में 0 बैठा है, तो यहां पे ऐसा ग्राफ आप बना दोगे। जैसे यही ग्राफ होता माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर, अब माइनस एक्स की पावर 1 है, तो यानी कि अब की बार ग्राफ खुलेगा माइनस एक्स की तरफ, क्योंकि माइनस एक्स की पावर कम है, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये प्लस वाई होता है, ये माइनस वाई होता है। तो ये है पैराबोला का फंडा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप फिजिक्स सोल्व कर रहे हो और वहां गैस की जो आरएमएस स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, कोई स्पीड है जो आगे पढ़ेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी रूट टेम्परेचर, और मैं आपको कहूं v और t बनाइए, v और t का ग्राफ बनाइए, तो आपको साफ दिख रहा है वेलोसिटी की पावर 1 है और टेम्परेचर की पावर 1/2 है, तो ये पैराबोला खुलेगा, ये पैराबोला खुलेगा किसकी तरफ, टेम्परेचर की तरफ। ये पैराबोला किसकी तरफ खुलने वाला है बच्चों, टेम्परेचर की तरफ खुलने वाला है, तो ये आपका वीटी ग्राफ हो गया। जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट t हो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट t हो। क्या यहां तक चीज क्लियर है? हम अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला एंड पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला एंड बच्चों पैराबोला, हम यहां तक चीज कर चुके हैं, हम यहां तक चीज पढ़ चुके हैं। अब सुनिए बच्चों, अपने पास है एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ ये इक्वेशन है, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। अब हमने टेबल बनाई, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। मैंने कहा x0 तो y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो y बराबर आएगा प्लस माइनस आर। फिर मैंने कहा y0 तो x बराबर फिर प्लस माइनस आर, हो गया ये। अब बनाते हैं टेबल, ये y है, ये x है, तो बच्चों मैं कहूं x0 तो x0 यहां पर, तो y कितना प्लस आर भी हो सकता है और माइनस आर भी हो सकता है। आ गया एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। फिर मैंने कहा y0 तो x आपका प्लस आर भी है और आपका माइनस आर भी है। अब आप इनको बच्चों मिला दीजिए, जब मिलाओगे तो बना सर्कल, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, या एक्स स्क्वायर डिवाइड में रेडियस का स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड में रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी कि आपका सर्कल बनेगा आर रेडियस का। जैसे कि कोई सवाल आ जाए एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1, तो साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर नीचे आर 5 का स्क्वायर है, तो यानी कि एक सर्कल बनने वाला है जिसकी रेडियस 5 है, यानी कि ये 5 रेडियस का क्या बनेगा बच्चों, एक सर्कल बनने वाला है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल बच्चों, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
आगे क्या है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं आपको कह दूं ए बड़ा है किससे, बी से, यानी ए और बी बराबर नहीं है। तुम्हें पता है एक्स के नीचे होता है एक्स एक्सिस में जो रेडियस होती है उसका स्क्वायर, और वाई एक्सिस में होता है जो वाई के अलोंग रेडियस होती है उसका स्क्वायर। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग रेडियस है ए, तो ये प्लस ए और ये माइनस ए, और ए बड़ा है बी से, तो वाई एक्सिस के अलोंग रेडियस बी और ये आपका माइनस बी, इनको मिला देंगे तो इस शेप को बोलते हैं बच्चों इलिप्स। यानी कि दो अलग अलग रेडियस का जो सर्कल होता है उसे बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ग्राफ। जैसे एक्स स्क्वायर बटा 25 वाई स्क्वायर बटा 49 बराबर 1, यानी कि बच्चों एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर। यानी अब की बार वाई वाली रेडियस बड़ी है और एक्स वाली रेडियस छोटी है, ये 5 है और ये 7 है, ये बन गया इलिप्स। इसका मतलब बच्चों इलिप्स इलिप्टिकल पाथ है, वो एक सर्कल जैसा ही है जिसकी दो रेडियस हो, जिसकी दो रेडियस हो। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अगला ग्राफ है बच्चों, मैं आपको कहूं y इज इक्वल टू है e की पावर x। e क्या है सर, e एक नंबर है 2.73 की पावर x, 2.73 की पावर x। अब 2.73 को मैंने मान लिया 3, यानी कि 3 की पावर x। अब मुझे ग्राफ बनाना है बच्चों, यहां y है यहां x है, मैंने कहा x0, तो x0 तो 3 की पावर 0 तो 1 होगा। मैंने कहा x1 3 की पावर 1 तो 3 होगा। मैंने कहा x2 तो 3 की पावर 2 तो 9 होगा। मैंने कहा x -1 तो e की पावर -1 करूंगा तो 1/3 यानी कि 0.3 होगा, 0.3 होगा। तो बात करते हैं यहां y और यहां x0 तो y आपका 1 मतलब ये पॉइंट आया, x1 तो y आपका 3 मतलब ये पॉइंट आया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। x आपका 2 तो y आपका 9 आया मतलब ये पॉइंट हो गया। x आपका -1 तो ये आया 0.3 यानी ये पॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ बन गया, ये yx ग्राफ है बच्चों, जो y इज इक्वल टू e की पावर x हो। ये yx ग्राफ है बच्चों, जो y इज इक्वल टू e की पावर x हो। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको कहूं y इज इक्वल टू e की पावर -x, यानी कि 3 की पावर -x। ये होता है 2.73, बट मैं ले रहा हूं 3 अप्रोक्सीमेट, और मुझे yx ग्राफ बनाना है बच्चों। तो हम टेबल बनाते हैं, यहां y यहां x मैंने कहा 0, तो आप बोले सर ये तो 1 होगा। मैंने कहा 1 तो आप बोलोगे सर 1 होगा तो 1/3 मतलब 0.3। मैंने कहा -1 तो आप बोले सर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 3 हो जाएगा। मैंने कहा -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अब 0x0 तो ये 1, तो ग्राफ तो यही बना, और 1 तो 0.3 तो 1 तो ये आपका 0.3, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। -1 तो -1 ये होगा, तो ये आपका 3 यहां आया, -2 तो ये आपका 9 यहां आया, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे होने वाला है। ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू e की पावर -x का, y इज इक्वल टू e की पावर -x का ये ग्राफ, जो आपके फिजिक्स के चैप्टर्स में यूज होंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई तो एक बार आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फिजिक्स चूरमा आपके अपने चैनल को। तो बच्चों ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लेक्चर। अब हम आने वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं बच्चों, आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आने वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे,
कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।